तो चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन लोग क्या है पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, रूल क्या होता है, ठीक। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, अभिकर्मक और उत्पाद किसे कहते हैं, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें अपन जो है वो पिछले लेक्चर में क्या है, रिएक्शन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है अपन लोग कर चुके थे, पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, अपना जो अगला टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, अभिक्रियाओं के प्रकार का। ठीक है ना। तो अपने को अब पढ़ना है कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला अपना रिएक्शन का जो टाइप है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब क्लियर कीजिए कि कॉम्बिनेशन यानी संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना। क्या होता है, आपस में जुड़ना। ठीक है ना। किसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कनेक्ट होना, आपस में एक दूसरे से क्या हो जाना, कनेक्ट हो जाना, क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन, संयोजन, जुड़ना। ठीक है ना। लेकिन अब एक बात बताओ, यानी कि कनेक्ट होना ऐसे बोल सकते हैं। अब ये बताओ, अगर कोई चीज आपस में जुड़ रही होगी तो सीधी सी बात है कि दो या दो से अधिक चीजें पहले से ही प्रेजेंट होगा। अगर मान लो हम ये बोले कि जैसे अपने पास, अगर मान लो मुझे क्या करना है कि कोई चीजें कहीं पे, अगर अपने को क्या देखना है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कनेक्शन क्या कोई अकेले करता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अकेले कनेक्शन करता हो भाई। कनेक्ट होने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। तो यानी कि अपने, अब ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, रिएक्शन। रिएक्शन किनके बीच में होता है, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकर्मक, है ना। इन्हीं लोगों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है ना। अभिक्रिया का, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सब्सटेंस या पदार्थ को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और फिर ये आपस में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके एक नया प्रॉपर्टी का सब्सटेंस यानी नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। क्लियर हुआ। तो जो रिएक्टेंट है, यानी ये जब अभिकर्मक जो है ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किस तरीके का रिएक्शन को हम लोग इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना, कनेक्ट होना। और जुड़ने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, कनेक्ट होने के लिए। ठीक है ना। कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, दो लोगों की जरूरत पड़ती है कनेक्ट होने के लिए। तो जो रिएक्शन होता है वो किनके बीच में होता है, रिएक्टेंट के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में आपके पास दो या मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आपके पास क्या होंगे, रिएक्टेंट क्या है, होंगे। अब फिर ये बताओ, जब ये दो या दो से अधिक जितने भी चीजें हैं, जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो क्या ये जुड़ने के बाद भी दो ही रहेंगे, नहीं ना, ऐसा तो है नहीं। तो यानी कि जब ये जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि जो नया अपने पास सब्सटेंस बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा, तो जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो जुड़कर एक सब्सटेंस तैयार होगा ना। जैसे ये मान लो ये दो लोग हैं, अब ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो ये एक सब्सटेंस बन गया ना, दो थोड़ी रहेंगे, पहले अलग अलग थे। अब जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कनेक्ट होने के बाद ये क्या बन गए, एक ठो सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बन गया, पर एक सब्सटेंस, एक ठो पदार्थ बन रहा है। और जो नया सब्सटेंस अपने को बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा, यानी इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होगा, तो रिएक्टेंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्ट होने के बाद इनकी संख्या कम होती जाएगी। जब कनेक्शन होता है, जुड़ता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो संख्या क्या होती है, सब्सटेंस की घटती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम होगा। अब प्रोडक्ट यहाँ पे कितना बनेगा, एक, आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब अगर इसका डेफिनेशन बनाया जाए,
कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसको हैं, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद का क्या करते हैं, फॉर्मेशन यानी निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? हमने क्या बोला, ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? क्लियर हो गया? ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स वगैरह समझते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल समझते हैं, उदाहरण। तो जैसे पहला एग्जांपल अपन लोग क्या ले रहे हैं, जैसे अपन के पास मान लो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला हमने? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो क्विक लाइम होता है, बिना बुझा हुआ चूना, इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बिना बुझे हुए चूने को क्या करते हैं, अपन पानी में मिलाते हैं या पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। सॉलिड और ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, बिना बुझे हुए चूने को पानी में मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस काफी ज्यादा मात्रा में इसमें हीट यानी कि ऊष्मा जो होती है वो भी क्या होती है, आपको मिलती है। मतलब जैसे ही अपन क्या करते हैं कि बिना बुझे हुए चूने को यानी क्विक लाइम को पानी में क्या करते हैं, डालते हैं या पानी के साथ सॉल्यूशन इसका बनाते हैं वाटर के साथ, तो हमको क्या बन के आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम को पानी के साथ मिलाने पर, वाटर के साथ मिलाने पर क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। प्लस साथ ही साथ क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में हीट यानी ऊष्मा क्या होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, एक्चुअली में ये किस फॉर्म में होता है, अपने को किस फॉर्म में मिलता है, पानी में इसका घोल बन चुका है ना। तो इसका स्टेट अगर लिखेंगे तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, एक्यू, एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये ठोस अवस्था में है। इसको जब पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाते क्या बन जाता है, इसमें से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार हो जाता है। पानी का सॉल्यूशन है, ये विलयन तैयार हुआ है, इसलिए इसको एक्यू के फॉर्म में लिखा है, ये एक्वस फॉर्म में। और साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट क्या होती है, ये आपको रिलीज होती है। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। रिलीज होती है यानी कि उत्सर्जित होती है। अब इसी हीट की वजह से ये हमारे पास जो एक्वस फॉर्म आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो अपने पास तैयार हुआ है एक्वस फॉर्म, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, ये गर्म होता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आप ये एग्जाम्पल, ये जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है। हमने देखा होगा कि हम लोग जो क्या करते हैं, घर में दीवार को पोतने के लिए यानी व्हाइट वॉशिंग सफेदी चूना का जो पोताई हम लोग करते हैं घर पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बिना बुझे हुए चूने को लाते हैं, पानी में क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं। अब पानी में मिलाने के बाद वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ क्या होता है, वो अपना जो सॉल्यूशन तैयार होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसके गर्म होने का कारण ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन हमको दिखा हुआ है, तो ये काहे का रिएक्शन है, ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो, ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं। ये क्या है, अपना पानी है, वाटर है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में मिल के देखो कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितना प्रोडक्ट है, एक। इधर दो रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में मिलकर कितने प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आई बात समझ में? यह एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया हमने अभी लिखा हुआ है, ये अभिक्रिया हम लोग कहाँ पे
यूज करते हैं जनरल लाइफ में, तो जो वाइट वॉशिंग ऑन वॉल होता है, वाइट वॉशिंग ऑन वॉल, ठीक है ना, दीवार में हम लोग जो क्या करते हैं, दीवार में जो सफेदी पुताई करते हैं, जो सफेदी की पुताई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग का मतलब ये हो गया कि सफेदी के लिए, सफेदी लाने के लिए हम लोग जो चूने की क्या करते हैं, पुताई करते हैं। तो एक्चुअली में पहले चूना को पानी में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है बिना बुझे हुए चूने को। जैसे ही इसको पानी में मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपने पास सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, विलयन तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें काफी ज्यादा मात्रा में हीट भी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। हीट रिलीज होने के कारण ये क्या हो जाता है, काफी गर्म भी हो जाता है ये। तो इसको जब ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर अपने पास जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसका क्या करते हैं, दीवार में इसी से क्या करते हैं, पुताई कर देते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट? अब यहाँ पे एक चीज और देखना थोड़ा सा, ये जो हीट रिलीज हो रही है अपने को, प्रोडक्ट साइड जो हीट मिल रहा है, एक्चुअली में इस हीट के रिलीज होने के कारण इस अभिक्रिया का जो नाम है वो एक्जोथर्मिक भी पड़ा है। इस रिएक्शन को अपन एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमको क्या है, हीट प्राप्त हो रही है। अभी ये आगे टाइप ऑफ रिएक्शन में अभी पढ़ेंगे इसको, एक्जोथर्मिक का। तो इसको ध्यान रखना, ये जो अपन एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो होता है किसको बोलते हैं, जब प्रोडक्ट के साथ साथ अपने को हीट भी क्या हो रहा हो, मिल रहा हो, यानी उत्पाद के साथ साथ क्या मिल रहा हो अपने को, हीट भी मिल रही हो, ऊष्मा भी हमको क्या हो रहा हो, प्राप्त हो रहा हो, तो उस प्रकार के रिएक्शन को एक्जोथर्मिक, अभी आगे पूरा डिटेल में करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल एक आएगा एक्जोथर्मिक का, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो ये कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन के साथ साथ, संयोजन के साथ साथ इसमें हीट भी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल में क्या है, रखेंगे, ठीक है, समझिए। चलो देखो, अब ये जो रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग का, ये जो रिएक्शन है हमारे पास, जो सफेदी दीवार में सफेदी कराने का जो ये रिएक्शन अपन लोग बनाए हैं, तो अब एक्चुअली में जब क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस फॉर्म जो तैयार हो जाता है अपने पास, ठीक है ना, जो जो एक्वस फॉर्म अपने को तैयार हो जाता है, तो ये एक्वस यानी पानी के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म किसको बोला जाता है, एक्वस फॉर्म जो होता है वो किसको, मतलब जलीय घोल है ये, ठीक है ना, मतलब पानी के साथ ये इसका सॉल्यूशन है अपने पास। तो इसी का क्या करते हैं, फिर जब दीवार में क्या कर देते हैं, पोताई कर देते हैं, तो फिर उसके पोताई करने के बाद वहां पे एक रिएक्शन और होता है, उसको भी थोड़ा सा समझिए, कि जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो स्लैग्ड लाइम है, जो बुझा हुआ चूना है, तो ये क्या होता है, ये अभी एक्यू फॉर्म में है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है। अब क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे दीवार में हमने ये क्या कर दी, इसकी पुताई कर दी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस फॉर्म सॉल्यूशन था उसी का हमने क्या कर दिया, दीवार में इसकी क्या कर दी, पुताई कर दी, ठीक है ना, व्हाइट वॉशिंग कर दी। तो अब होगा क्या, जब आप पुताई कर देंगे, तो पुताई करने के बाद ये जो एक्वस फॉर्म का सॉल्यूशन का आपने जो क्या किया है, पुताई किया है, तो इन्वायरमेंट जो होता है, यानी जो हमारा वातावरण है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस। तो वो इन्वायरमेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दीवार के साथ कंटिन्यू क्या हो जाता है, कनेक्शन में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। वो अब एयर है तो एयर तो हर जगह होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, तो इसके संपर्क में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, तो ये क्या कर देता है, इसको क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, क्या कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर तैयार कर देता है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। अब प्लस क्या होता है उसमें से, जो पानी होती है, जो नमी रहती है, जैसे ये एक्वस फॉर्म था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके संपर्क में आके क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना लिया उसने, एक लेयर तैयार कर ली। देखते हैं पोतने के बाद क्या होता है, जब अपन दीवार को चूने की पोताई करने के बाद जब उसको एक दो दिन बाद देखते हैं, तो दीवार में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छी खासी चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, क्या हो जाती है, इसकी वजह से शाइनिंग आती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का पूरे दीवार में क्या हो जाता है, परत तैयार हो जाता है, लेयर, ये जो चमक है वो इसके लेयर बनने के कारण, लेयर यानी कि पूरे दीवार में इसकी परत बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। इसी की वजह से दीवार जो होता है वो अच्छा चमकता हुआ, व्हाइट कलर का अच्छा शाइनिंग मारता हुआ दिखता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्लियर। और ये जो इसमें नमी थी पानी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है, वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, मतलब कि इसके साथ रिएक्ट किया तो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया,
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट का क्या कर दिया, पूरे दीवार में एक लेयर तैयार कर दी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पपड़ी भी बन गई है। देखते हैं कभी चूने की पुताई वाली दीवार होती है, कभी उसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपन मार देते हैं तो वो क्या होने लगता है, उकिलने लगता है। तो एक पपड़ी की तरह यानी लेयर जो होती है वो क्या होने लगती है, उकिलने लगती है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही लेयर है, ठीक है ना। जो सॉलिड स्टेट में जो लेयर तैयार हुआ वो काहे का है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसी की वजह से पूरे दीवार में अपना सफेद का क्या आता है, सफेदी की शाइनिंग आती है। और जो इसमें नमी थी, एक्वस फॉर्म में था ना ये, तो इसमें पानी की भी मात्रा है, तो जो नमी थी वो क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, यानी वाष्पीकृत होकर वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये रिएक्शन होता है, मतलब खोदने के बाद एयर के कनेक्शन में आने के बाद पूरा ये कंप्लीट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल खाली ये वाला है, ठीक है ना। कौन सा है ये कॉम्बिनेशन का नहीं है, ये अपन इसके बाद का बताए हैं कि इसके बाद के आगे की कहानी होती क्या है व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना शामिल कर लेना। क्लियर हो गया, कोई डाउट। और ये तो पता ही होगा कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या होता है, इसका जो जनरल नाम है, ये तो केमिकल नाम हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कौन से नेम है इनके, केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूले वाले रासायनिक नाम है, ठीक है। और इनका जो जनरल नाम होता है वो क्या है, इसका लाइम स्टोन, क्या है इसका नाम, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में आ चुका है, पत्थर फॉर्म में आ चुका है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ये और संगमरमर जो होता है, संगमरमर, तो ये जो संगमरमर होता है ना, उसका भी फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है संगमरमर का। ठीक है, जो मार्बल होता है, मार्बल संगमरमर यानी कि जो मार्बल होता है, तो देखते होगे ना कि जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं आजकल घरों में, काफ़ी ज़्यादा संगमरमर के टाइल्स वगैरह क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो जो संगमरमर होता है यानी जो मार्बल होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो समझ गए ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं किस, और इसका एक अच्छा एग्जांपल अपन ने क्या लिया है, चूने का, मतलब पोताई जो व्हाइट वॉशिंग होती है उसका एग्जांपल लिया। बाकी जब आप ये तो एग्जांपल अपन पढ़ लें, बाकी अब उसको रिएक्शन वगैरह आप लिख के उसको क्या कर सकते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना। अभी जो समझाया तो उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं था, ठीक है ना। जैसे अपन ने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। अब प्लस क्या हो रहा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट यानी कि ऊष्मा क्या हो रही थी, निकल रही थी, ठीक है। तो ये अभी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो जब अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल जो है अपन मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब अपन ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। ये समझाने के लिए बस अभी समझाया था, बाकी अब इसको क्या कर लेना, बैलेंस भी करना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कितने हैं, देखो यहाँ पे कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी कितना है, एक कैल्शियम, इधर कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, इसमें भी कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, दो दो हैं। चलो ठीक है, ये क्या है, बैलेंस है पहले से ही। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसके। तो जैसे मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया ना किस चीज़ को बोलते हैं, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्या करके, अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं यानी एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो और जैसे लेते हैं, जैसे मान लो कॉपर है, मेटल है, कॉपर क्या होता है, मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन के साथ जो कि गैस स्टेट में होता है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये भी किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो रिएक्टेंट आपस में क्या करके रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, सॉरी O2 के फॉर्म में होता है ना, ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में। तो अब क्या कर लो, इसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, दो का, कॉपर दो हो गए, तो इसको भी क्या कर दो, बैलेंस कर लो, ठीक है, समझ गए। और एग्जाम्पल जैसे मान लो अपन समझते हैं कार्बन जैसे हो गए, मान लो कार्बन, तो कार्बन को क्या करते हैं, जब अपन बर्न करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो बर्न करना जहां भी शब्द आए, दहन करना, बर्न यानी दहन करना, तो उसका समझ जाना कि उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो कार्बन को जब अपन क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में। इसको जब क्या कराते हैं, बर्न कराते हैं यानी कि दहन कराते हैं, कार्बन का जब दहन किया जाता है, तो दहन, ये दहन कर रहे हैं अपन, इसको क्या कर रहे हैं, बर्न करा रहे हैं। तो दहन करने के बाद इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है, यानी ऊष्मा भी हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, और साथ ही साथ अपने को लाइट एनर्जी भी मिलती है इसमें,
प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कार्बन के सब्सटेंस को क्या करते हैं, जब अपन क्या होते हैं कार्बन से बने किसी भी पदार्थ को जब अपन क्या करते हैं बर्न कराते हैं यानी उसका दहन करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ये क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ उसमें से हीट भी मिलती है अपने को, गर्मी भी मिलती है, और साथ ही साथ उसमें से लाइट एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मतलब अपने को देखो जैसे लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, तो जब लकड़ी वगैरह बर्न करते हैं तो लकड़ी में कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बन होता है, उसका दहन होता है। तो जैसे ही उसको क्या करते हैं बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होती है, साथ ही साथ अपन को हीट भी मिलता है। देखिए ठंडी उंडी में आग उग तापने के लिए अपन लोग लकड़ी उकड़ी क्या करते हैं बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें बनती है, साथ ही साथ उसमें से अपने को हीट भी मिलती है। और आग जब उसमें लगती है तो वो लाइट के फॉर्म में अपने को उसकी आग क्या होती है, दिखाई देती है ना। तो यानी कि कार्बन, तो ये जो एग्जाम्पल है अपने पास कार्बन का दहन करना, बर्न करना जो है वो काहे का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है अपने पास, दो रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर कितने प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको प्रोडक्ट ना मान लेना, ये उत्पाद नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी को प्रोडक्ट में शामिल नहीं करते हैं। प्रोडक्ट यानी अपने पास कोई सब्सटेंस यानी मैटर यानी पदार्थ जो बने उसको बोलेंगे, बाकी ये क्या है, एनर्जी है। हाँ, ये है कि ये एनर्जी अपने को किधर साइड मिल रही है, प्रोडक्ट साइड मिल रहा है। मतलब रिएक्शन के बाद अपने को हीट क्या हो रही है, मिल रही है। तो जब भी अपने को हीट वगैरह क्या होती है, मिलती है, जब भी अपने को हीट क्या होगा, रिएक्शन में हीट क्या होगी, मिलेगी, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। मतलब ये कॉम्बिनेशन का तो है ही एग्जाम्पल, ये दोनों कॉम्बिनेशन के भी हैं, साथ ही साथ इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसलिए इसको एक्जोथर्मिक में भी शामिल करेंगे। इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें अपने को हीट क्या हो रही है, प्रोडक्ट साइड यानी जब उत्पाद का निर्माण के साथ साथ अपने को क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा यानी हीट भी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो ये थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या है कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए देखें। अगला अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया के प्रकार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया में देखा था कि काफी सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया में ज्यादातर ये केस देखने को मिलता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें से हीट या एनर्जी क्या होती है, ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो जब दो दो किसी पदार्थ को आपस में, या जैसे दो पत्थर है इनको आपस में अच्छा खासा तरीके से क्या करो, इसको आपस में टक्कर मारो। ठीक है ना, जब ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उसमें से क्या होती है, कुछ एनर्जी जो होती है, वो हीट जो होता है यानी गर्मी जो होती है, वो क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसका आप जनरल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे ये दो अपन क्या करते हैं, मान लो इसको आपस में क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, तो थोड़ा ऐसे रखना, तो इसमें के अंदर थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होगी। ठीक है ना, तो ये ज्यादातर अपने को देखने को मिलता है कि जब दो रिएक्टेंट यानी कि जो दो सब्सटेंस होते हैं, जब वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, यानी आपस में जब क्या होते हैं, वो जुड़ रहे होते हैं, तो एक्चुअली में उनके बीच में टक्कर होता है। उस टक्कर के कारण जब वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनकी कुछ एनर्जी या हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज्यादातर अपने को ये हीट बाहर निकलने वाला केस क्या होता है, देखने को मिलता है। तो उसी के बेस पे उस रिएक्शन का जो नाम पड़ गया है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रखा गया है। ठीक है ना, उसी के बेस पे हीट वगैरह प्राप्त होने के बेस पे। तो थोड़ा इस नाम का मतलब समझ लेते हैं कि इस नाम का मतलब यहाँ पे क्या है शब्दों का। तो ये जो एक्सोथर्मिक वर्ड है, तो ये एक्सो वर्ड जो है ना, ये किससे लिया गया, एग्जिस्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, एग्जिस्ट से लिया गया है। ठीक है, एग्जिस्ट यानी का क्या हो गया, मतलब बाहर निकलना। एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलना, इसका मतलब। ठीक है ना, और ये जो थर्मिक वर्ड है, यानी कि जो आपका ये एक्सो वर्ड लिया गया है, एक्सो, ये एक्सो वर्ड जो है, ये कहाँ से लिया गया है, एग्जिस्ट वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना, एग्जिस्ट यानी क्या हो गया, बाहर निकलना। क्लियर। और ये जो थर्मिक वर्ड है, कौन सा, थर्मिक वर्ड जो यूज हुआ है एक्चुअली में, तो ये थर्मिक जो है वो थर्मल से है। किससे है, थर्मल से। थर्मल का मतलब हो गया ताप हो गया, आप ये बोल सकते हो, या ऊष्मा हो गया। ठीक है ना, ये जहाँ भी अपने को हीट वगैरह मिलेगी, थर्मल बोल लो, या फिर आप किसी को क्या बोल लो, थर्मल वर्ड के लिए क्या बोल लो, हीट यूज कर लो।
ठीक है ना, हीट यानी जहाँ पे अपने को टेम्परेचर तापमान वगैरह क्या हो मिले बढ़े, या वहाँ पे अपने को ये मिले कि हीट क्या हो रही हो अपने को मिल रही हो, ऊष्मा अपने को क्या हो रहा हो मिल रहा हो, जिसकी वजह से जो नया सब्सटेंस बना है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें आप अगर आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि अगर आपको पता करना है कि कहाँ पे रिएक्शन कौन सा वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होता है, तो जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर जो होता है अपने को काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई हो जाता है, मतलब ये गर्म हो जाता है। इससे अपने को पता चल जाएगा। रिएक्टेंट हमने जो लिया था, तो रिएक्टेंट साइड का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम रहता है। रिएक्टेंट साइड यानी कि जो आपका अभिकर्मक आपने जो लिया था, जिनकी अभिक्रिया आप करा रहे थे, तो इसका टेम्परेचर कम रहता है। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट अपने को मिला है, तो अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिला हुआ है, हीट रिलीज हुई है, यानी कि ऊष्मा क्या हुई है वहाँ पे उत्पन्न हुई है, इसीलिए वो प्रोडक्ट क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। आई बात समझ में। तो यहाँ एक्जोथर्मिक वर्ड जो यूज किया गया तो समझ में आया क्या है। एक्जो मतलब हो गया एग्जिस्ट, तो थर्मिक वर्ड मतलब हो गया हीट के लिए है या टेम्परेचर के लिए। तो क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो ऐसा रिएक्शन, वह रिएक्शन यानी वह अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमको क्या प्राप्त हो रहा हो वहाँ पे, हीट यानी कि ऊष्मा भी हमको क्या हो रही होती है, मिल रही होती है। उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आ गया समझ में कि एक्जोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन जिसमें अपने को प्रोडक्ट के साथ साथ क्या मिल रहा हो, हीट भी क्या होता है, मिलता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हो गया। पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे एक्जोथर्मिक हुआ है, कहाँ पे एंडो मतलब कहाँ पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, तो कैसे पहचानोगे, तो रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर देख लो और फिर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका टेम्परेचर मेजर कर लो। तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर इस प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो होता है वो रिएक्टेंट के टेम्परेचर यानी तापमान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए। इससे ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट का साइड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हीट क्या हुई है, निकली है, बनी है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद को क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। तो आ गया समझ में एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो अभी एग्जांपल इसके पहले अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया में देख चुका है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ ही साथ क्या होती है, इसमें हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है व्हाइट वॉशिंग का, जो आपने एग्जाम्पल लिखा था सफेदी चूना बनाने का, जो यानी व्हाइट वॉशिंग ऑन वॉल यानी दीवार में जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, उसके लिए जो हम लोग ये रिएक्शन कराए थे, ये का एक एग्जांपल है एक्जोथर्मिक का। क्यों, क्योंकि इसमें अपने को क्या हो रहा है, हीट प्राप्त हो रही है। प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, हीट भी मिल रही है। ठीक है ना, क्लियर। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल अपन ने क्या पढ़ा था अभी, उसी का बर्निंग वाला प्रोसेस देखा था कि जब अपन क्या है, कार्बन को क्या करते हैं, बर्न कराते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। ठीक है, अब प्लस साथ ही साथ इसमें से क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा है, और प्लस इसमें से लाइट एनर्जी जो होती है, प्रकाश ऊर्जा भी अपने को क्या होती है, मिलती है। तो इसमें हीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऊष्मा अपने को प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपन इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे अपन मीथेन की बात कर लें, मीथेन गैस की बात कर लें, ठीक है ना, इनका स्टेट लिखना चाहे तो आप स्टेट भी लिख लो, बैलेंस कर लो केमिकल इक्वेशन को। यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, कार्बन एक बैलेंस है पहले से, ठीक है ना। इनको अभी देखो, ये जो मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं, इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जो हाइड्रोकार्बन को जब अपन क्या करते हैं, बर्न कराते हैं, इनका स्टेट लिख लेना। ये जैसे ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड में है, ये गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है। मीथेन गैस, ये गैस स्टेट में है। जब इसको क्या करते हैं, बर्न कराते हैं, यानी जितने केवल मीथेन में जितने भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक जितने भी होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो सब्सटेंस बना होता है, उनको जब भी क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। जब भी इनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। बर्न करना मतलब समझ गए ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। ध्यान रखे रहना, बर्निंग प्रोसेस जो होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको क्या कराना है, रिएक्ट कराना है।
दहन की प्रक्रिया जब भी होगी तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कराया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, दो सब्सटेंस अपने को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, ठीक है ना, गैस, प्लस उसमें से पानी जो कि वेपर फॉर्म में क्या होगी, रिलीज होगी, गैस फॉर्म में निकलेगी ये, ठीक है ना, वाटर वेपर बनेगा। और साथ ही साथ इसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए जितने भी कार्बन या हाइड्रोकार्बन का जो बर्निंग प्रोसेस होता है, यानी दहन की जो प्रक्रिया होती है, वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसको अपन एक्जोथर्मिक में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में अपने को प्रोडक्ट साइड क्या प्राप्त हो रहा है, हीट प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है। क्लियर हो गया। और एक बहुत ही अच्छा फेमस, मतलब कि काफी ज्यादा पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है, रेस्पायरेशन यानी जो श्वसन की प्रक्रिया हम लोग करते हैं, श्वसन यानी सांस लेने वाली जो प्रक्रिया होती है, तो ये पूरा रेस्पायरेशन प्रोसेस पूरा जब कंप्लीट होता है तो इसको बोला जाता है कि जो रेस्पायरेशन प्रक्रिया है ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक ऐसा रिएक्शन है, एक एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। ऐसा क्यों? यानी जो हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया जो हम लोगों की चलती है, तो वो जो सांस लेने का प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट होता है, तो वो कंप्लीट रिएक्शन जो होती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस में, कहा जाता है कि वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, यानी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या है, एक उदाहरण। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, तो देखो रेस्पायरेशन के प्रक्रिया में होता क्या है, यानी श्वसन की प्रक्रिया, जो श्वसन अभिक्रिया होती है, जो सांस लेते हैं, वो एक्चुअली में वो पूरा कंप्लीट रिएक्शन क्या है। तो देखो क्या होता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो लेते काहे के लिए, सांस जब हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या करते हैं, खींचते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीजन अब जाता कहाँ है और करता क्या है, तो हम लोग जो फूड यानी जो खाना खाते हैं हम लोग, तो एक्चुअली में जो खाना का जो डाइजेशन यानी फूड का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो उसका लास्ट फॉर्म, फूड का जो लास्ट फॉर्म होता है डाइजेस्ट होने के बाद, वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है ना। यानी अपन लोग जो खाना जैसे क्या हो गया, मतलब कि चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब जो अपन लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली जितनी भी चीज़ें अपन लोग क्या ले खाते हैं, तो उसका जब डाइजेशन होता है पूरा खाना, यानी डाइजेशन की प्रक्रिया, यानी जब पाचन की प्रक्रिया होती है, तो जो लास्ट डाइजेशन का जो सब्सटेंस बचता है डाइजेस्ट होने के बाद, वो क्या बचता है, ग्लूकोज बचता है, ठीक है ना। क्या बचता है, ग्लूकोज, C6H12O6, इसको अपन कार्बोहाइड्रेट भी बोलेंगे, और है क्या ये, ग्लूकोज, पर ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये लास्ट डाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में यही क्या होता है, अपना फूड क्या होता है, बचता है। तो अब जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, तो हम लोग जो सांस ले रहे थे ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, हमारे सेल्स में यानी हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती है वहां पे क्या होता है, ये इकट्ठा रहता है, ये मतलब कि ग्लूकोज है ना। फिर ये ऑक्सीजन क्या होता है, वहां सेल्स में जाता है, मतलब कोशिकाओं में जाता है, और इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि इसको बर्न करता है। क्या करता है, ये इसको बर्न करता है, जलाता है, इसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, प्लस पानी बनाता है, लिक्विड बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है ये, मतलब कि हीट भी काफी ज्यादा मात्रा में, या ये बोल सकते हो कि एनर्जी अपने को क्या करता है, ये देता है। यानी कि हम लोगों को जो काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हम लोग जो वर्क करते हैं तो हम लोगों को जो काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं होती है, तो वो एनर्जी हम लोगों को मिलती कहाँ से है, वो यहीं से मिलती है। हम लोग जो खाना खाते हैं तो एक्चुअली में वो खाना यानी जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है। वो पाचन जो होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो लास्ट सिंपलेस्ट ग्लूकोज फॉर्म में क्या चला जाता है, डाइजेस्ट होके। फिर हम लोग जो सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करता है, जलाता है, बर्न करता है, रिएक्शन करके इसको बर्न करके ब्रेक डाउन करता है। तो जब वो ब्रेक करता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के फॉर्म में क्या करता है, ब्रेक करता है। लेकिन साथ ही साथ काफी ज्यादा मात्रा में अपने को एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी देता है। क्या करता है, एनर्जी यानी ऊर्जा हमको देता है। इसी एनर्जी से तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे दैनिक जीवन का कार्य वगैरह जो है वो कंप्लीट करते हैं। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में अपने को क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा, हीट, एनर्जी, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसीलिए अपने को, मतलब कि रेस्पायरेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एग्जांपल दिया जाता है इसको, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड में। ये कौन सी स्टेट में होता है, गैस में। ये कौन सी स्टेट में होता है, गैस में। ये कौन सी स्टेट में होता है, ये भी एक्चुअली में वेपर फॉर्म में ही बनता है, तो चाहे आप इसको लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना। और दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पे, एनर्जी अपने को प्राप्त की है, क्लियर। चलो इस केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं तो इसका बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा, चलो देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है, कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितना है 12। तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, तो यहाँ पे 6 है, इसको 6 कर दो, हाइड्रोजन 12 है, वहाँ पे 2 है, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो कितना हो गया, इधर 6 दूनी 12 और 6 18, इधर 6 तो है, तो ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दो, 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12 और 6 18। इस तरीके से ये पूरा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आए समझ में कि रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जो होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया ने श्वसन प्रक्रिया, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो इसका कारण ये है कि जब भी क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो लास्ट जो उसका डाइजेशन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और फिर ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है, यानी उसको बर्न करता है, दहन करता है, और दहन करने के बाद इसको किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे अपने को क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी एनर्जी से अपन लोग अपने दैनिक जीवन का वर्क जो है वो क्या है, कंप्लीट करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड अपने को इस प्रक्रिया में एनर्जी क्या हो रही है, यानी ऊर्जा जो है अपने को, या हीट क्या हो रही है अपने को मिल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आगे समझ में कोई डाउट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल, ठीक है।